नागपुर में सुनील पाटिल कहकर एक बच्चा रहता था। वो एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बचपन से ही उसे पढ़ाई से ज्यादा उसके स्टाइल पर ज्यादा ध्यान था। स्टाइलिश कपड़े पहनकर, ग्लासेस लगाकर क्लास में जाता था। सुनील के माँ पिता मध्यंतर वर्ग वाले हैं, लेकिन सुनील का पूछा हुआ सब कुछ खरीदकर बहुत लाड प्यार से देखभाल करते थे। स्कूल में बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। एक बच्चा, अरे सुनील, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह स्टाइल कम नहीं करते हो तुम। ये सब दिखावट का जरूरी है क्या तुम्हें? कहा। तब और एक, इतने पैसे वाले होकर भी हम मामूली कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन तुम क्या रे, बड़ा हीरो जैसे कपड़े पहनकर बहुत पोज मारते हो। थोड़ा कम किया तो अच्छा होता है। कहा। तब सुनील, अरे पैसे रहने से भी या नहीं रहने से भी स्टाइल से रहना ही मेरा स्टाइल है। तुम लोग तो स्टाइल दिखाने के लिए डरते हो, मुझे कोई डर वर नहीं है। और एक बार उल्टी सीधी बातें किए तो एक एक को पांडारी दूंगा। तुम्हारे पैसों से मैं खरीद रहा हूँ क्या ये कपड़े? मुंह बंद करके अपना अपना काम देख लो, कहकर चेतावनी दिया। कुछ दिन के बाद सुनील बड़ा बन गया। एक दिन दो धनवान के लड़के एक कार में जाते हुए रास्ते में सुनील से मिलकर उसका मजाक उड़ाए। एक, क्यों रे, क्या कर रहे हो? स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई को उड़ा दिया है तुमने। अब देखो, हम दोनों को शहर में एक बड़ा सा कंपनी में नौकरी मिला है। महीने का सैलरी कितना बोलूंगा तो मुंह लटकाओगे रे। 1 लाख है, 1 लाख। हम उधर ज्वाइन होने के लिए जा रहे हैं। कहा। तब और एक, तुम भी हमारे जैसे पढ़ाई किया होता तो कितना अच्छा होता है कहकर दुखी हो रहे हो ना। अब रो के क्या फायदा है? कभी भी शहर में आओगे तो हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं आना भाई, हम नहीं मिलते हैं। चलो रे चलो, इससे बात करना ही बेकार है, कहकर दोनों कार में चले गए। तब सुनील बहुत दुखी हुआ। घर जाने के बाद माँ पिता उसके बारे में बात करते हुए चिंता हो रहे थे, तो सुनील को उनका बातें सुनाई देने लगे। तब पिता, उसके बारे में गांव में सब लोग हंस रहे हैं, बिना कुछ नौकरी न कुछ काम करके खाली घूम रहा है कहकर, स्टाइल में तो कुछ भी कम नहीं है कहकर। ये बात अगर सुनील को पता चलेगा तो कितना दुखी होगा बेचारा, कहकर मुझे डर सा है। कहा। तब उसकी माँ, स्टाइल से रहना भी गलत है क्या? चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा सोना है सोना, हमारे मरने तक उसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए जी, बोली। ये सुनकर सुनील की आंखों से आंसू निकले। तब सुनील, ये क्या, मैं इतने साल बहुत समय बर्बाद किया। मेरा दोस्त, मुझे ऐसे कहने में कुछ गलत नहीं है। पढ़ाई छोड़कर ऐसे माँ पिता के ऊपर गिर के खाना एक जुर्म है। मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मेरा माँ पिता को बोझ नहीं बनना चाहिए। उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी अब मेरा है, सोचा। ऐसे वो एक ठेले पर ढोली बाई का चाय कहकर एक बोर्ड लगाकर रबड़ी चाय बनाकर बेचना शुरू किया। पहले में तो उस चाय को कोई भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन सुनील का रबड़ी चाय बनाने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। वो स्टाइल से चाय बनाकर ग्राहकों को देना, कस्टमर्स के मुंह में सिगरेट रखकर लाइटर से जलाना, एक ही बार 2 चाय ग्लासेस एक हाथ से देना, दूध का पैकेट को काटकर स्टाइल से बर्तन में डालना, ऐसा सब कुछ स्टाइल से करने लगा। तो कुछ लोग वीडियो लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। मोबाइल फोन्स में देखने वालों को सुनील का तरीका बहुत पसंद आने लगा। ऐसे कहीं दूर से लोग सुनील के पास आकर उसका चाय पीकर उसके साथ सेल्फीज लेने लगे। कुछ लोग तो उनका ऑटोग्राफ भी लेने लगे। शहर में उसका दोस्तों के ऑफिस में काम करने वाले सुनील का वीडियो को उनको दिखाए तो वे लोग हैरान हो गए। तब एक, अरे ये तो हमारा क्लासमेट है, हमारा दोस्त है, बहुत होशियार लड़का है, बचपन से ही हमारा बहुत गहरा फ्रेंडशिप है। कहा। तब और एक, हाँ हाँ, हम और वो जान जिगरी दोस्त है, उसको ऐसे स्टाइल से सब कुछ तो हमने ही सिखाए थे, कहकर गप्पे मारने लगे। एक दिन एक कीमती कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स निकलकर दरवाजा खोले। उसमें से एक फॉरेनर उतरा।
वो थैले के पास आकर, हाय ढोले, मेरा नाम बिल्डर्स है। इस दुनिया में तो मुझे नहीं जानने वाले नहीं रहते हैं। तुमको भी मेरे बारे में तो पता होगा शायद, कहा। तब सुनील, सर आपको कौन नहीं पहचानते हैं सर, इस दुनिया में पहले 10 धनवानों में से आप एक हो सर, दी ग्रेट बिल डोर्स हो सर आप तो। आपका स्थापित माइक्रोहॉट कंपनी के बारे में नहीं जानने वाले कोई नहीं रहते हैं सर। आप इधर मेरे पास क्यों आए हो सर? अगर खबर कर दिए होते तो मैं खुद आपके पास आता था ना सर, कहा। तब बिल्डर्स, नो 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 नो, तुम्हारा स्टाइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए इंडिया आने के बाद तुम्हारे पास आकर रबड़ी चाय पीना है और तुम्हारे साथ सेल्फी लेना है कहकर मैं आया हूँ। प्लीज गिव मी 1 रबड़ी चाय, कहा। तब सुनील बहुत खुश होकर उसका स्टाइल में चाय बनाकर उसको दिया। तब वो उसे पीकर, ओह वाओ, व्हाट ए टेस्ट मैन, व्हाट ए टेस्ट, सुपर मैन सुपर, 1 सेल्फी विथ यू प्लीज, कहकर सेल्फी लिया। ये बात पूरा दुनिया में फैल गई। ऐसे ढोली चाय वाला जैसा सुनील को अच्छा नाम मिला। ऐसे कुछ ही समय में वो अच्छा पैसे कमाकर बड़ा करोड़पति बन गया। बड़ा सा घर और कार खरीदकर माँ पिता को अच्छे से देखभाल करने लगा। एक गांव में कन्ना और मुन्ना नाम के 2 चोर थे। वे दोनों बाइक में जाते जाते औरतों के गले से चेन और मर्दों के हाथों से मोबाइल छीनकर चले जाते थे। इतना ही नहीं, वे दोनों लोगों के पॉकेट मारते थे और रातों को लोगों के घर में जाकर चोरी करते थे। एक दिन कन्ना मुन्ना से, अरे यार, हम जो चोरी करते हैं इसमें रिस्क ज्यादा है, अगर पकड़े गए तो लोग खूब मारेंगे, ये तो हम जानते हैं, इसीलिए अब हमें जरा ध्यान से सोचकर कुछ काम हटके करना चाहिए। तब मुन्ना, तुम ठीक कहते हो यार, लेकिन ये अलग सा हटके क्या होता है, वो कैसे करें? यूं दोनों सोच ही रहे थे कि तभी उनके सामने से एक माल भरा ट्रक जाने लगा। उसे देखकर मुन्ना, अरे यार, देखा उस ट्रक में माल क्या जा रहा है, एकदम खुल्लम खुल्ला। तुझे वो पेड़ दिखाई देता है? हम उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं यार, और आने जाने वाले ट्रक जो खुले रहते हैं उनमें चुराते हैं। मुन्ना, अरे हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चलो चलो चलते हैं, जो अगला ट्रक आएगा उसमें से माल उठाते हैं। यूं दोनों चढ़कर पेड़ पर बैठे और ट्रक के आने का इंतजार करने लगे। तभी एक टोकरियों से भरा हुआ लॉरी वहां से गुजरा। जैसे ही वो ट्रक पेड़ के नीचे पहुंची, दोनों ने एक एक टोकरी उठा ली। बाद में जब उन्होंने टोकरी खोला तो उन्हें उसमें ड्रैगन फ्रूट्स नजर आए। कन्ना, अरे वाह यार, भाई एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 200 रुपए होती है, हम इन्हें बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे यार। यूं दोनों ने वो ड्रैगन फ्रूट्स बेचे और उसे बेचकर जो पैसे मिले उससे शराब पीकर बिरयानी खाकर पैसे लुटाए। यूं हर रोज वो पेड़ पर चढ़कर अलग अलग किस्म के वस्तुओं को चुरा कर बेचने लगे और पैसे बनाने लगे। एक दिन एक मिनी ट्रक वहां से गुजरी जिसमें सफेद बक्से भरे हुए थे। उन दोनों ने एक एक बॉक्स वहां से उठाया। बाद में जब उन्होंने उन बक्सों को खोला तो उसमें उन्हें आईफोन्स दिखाई दिए। मारे खुशी के दोनों उछलने लगे। मुन्ना, अरे वाह यार, आईफोन हाथ लगा है। भाई एक मोबाइल फोन की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी, हम इन्हें बेचेंगे तो बहुत पैसे बनेंगे यार, चलो इन्हें बेचते हैं और ऐश करते हैं। वो मिनी ट्रक एक मोबाइल के दुकान के पास रुकी और ड्राइवर उसमें से माल उतारने लगा। दुकान के मालिक ने बक्सों को गिना और कहने लगा, ये क्या भैया, इनमें एक बक्सा कम है। तब ड्राइवर ने भी गिना और परेशान होकर, पर साहब, मैं जो वहाँ से चला तो यहाँ आकर रुका हूँ, रास्ते में रुका भी नहीं कहीं, मैं नहीं जानता वो बक्सा कहाँ गायब हो गया। तब दुकानदार, ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे सेठ से बात करूंगा, तुम जाओ और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करो। इस तरह वो ड्राइवर ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। तब ऐसा ही, बड़ी अजीब बात है, चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं पता लगाता हूँ। कन्ना और मुन्ना दोनों शराब पीते हुए। कन्ना, अरे यार, इसका मतलब ये है कि उस मिनी ट्रक में आईफोन ले जाते हैं। इस बार जब माल यहाँ से गुजरेगा तो 1 नहीं 2 नहीं 4 बक्से उठाने होंगे। तब मुन्ना, लेकिन यार ये कैसे हो सकता है, जब तक हम 2 बक्से उठाएंगे ट्रक गुजर जाएगी ना। तब कन्ना, हाँ यार, ये बात भी सही है, तो अब हम क्या करें। तब मुन्ना, अरे यार, चलती हुई गाड़ी से माल उठाएंगे तो कैसा रहेगा। तब कन्ना, अरे कमाल का
आइडिया है यार, बड़ा मजा आ गया। चलो ऐसा ही करते हैं, मैं बाइक चलाता हूँ, तुम ट्रक पर चढ़कर माल उतारो। अगले दिन दोनों बाइक में बैठकर उस मिनी ट्रक के आने का इंतजार करने लगे। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो ट्रक तभी आती हुई नजर आई। दोनों बाइक में उस ट्रक का पीछा करने लगे। इस बात से अनजान ट्रक का ड्राइवर वो गाड़ी चलाने लगा। तभी मुन्ना बाइक में से ट्रक पर चढ़ा, वहाँ से एक एक बॉक्स निकालकर कन्ना को देने लगा। उन बक्सों को पेट्रोल टैंक के ऊपर रखकर कन्ना बाइक चलाने लगा। इस तरह 3 बक्सों से ज्यादा वो चुरा नहीं पाए। बाद में मुन्ना ट्रक से उतरकर बाइक में बैठ गया। जब उन तीनों बक्सों को खोलकर देखा, उसमें भी उन्होंने आईफोन ही पाए। उन्हें बेचकर उन्होंने फिर पैसे कमाए। एक और मोबाइल का दुकानदार ने उस ड्राइवर को खूब गालियां दी, ये कहकर कि 3 बक्से कम लेके आया। उस बेचारे ड्राइवर ने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज की। एसआई, ये क्या 4 दिनों के अंदर अंदर दूसरी चोरी? वैसे चलती हुई गाड़ी से बक्से गायब कैसे हो रहे हैं? भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब ड्राइवर, साहब मेरे मालिक ने मुझे खूब डांटा, कहने लगे कि दोबारा ऐसे हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस बार मेरे मालिक नहीं चुप बैठने वाले, ये कहकर कि मैं ही चोर हूँ, मुझे जेल भेज देंगे साहब, बस आप ही मुझे बचा सकते हैं, कहकर उनके पैरों में गिरा। तब एसआई, अरे तुम चिंता ना करो, उठो उठो, एक काम करो, कल तुम उन बक्सों में मोबाइल फोन की जगह ईंटों को भर कर ले जाओ, आगे जो होगा मैं संभालूंगा। ड्राइवर ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन ईंटों से भरे बक्सों को लेकर वो अपने मिनी ट्रक में वहाँ से चला। कन्ना और मुन्ना जो उस ट्रक का इंतजार कर रहे थे, वो उस ट्रक का पीछा करने लगे। हमेशा की तरह उस ट्रक से उन्होंने 3 बक्से चुराए। बाद में एक जगह उतरकर उन्होंने उन बक्सों को खोलकर देखा तो उन बक्सों में ईंट भरे थे। ये दोनों परेशान हो गए। तभी पुलिस ने आकर उन्हें घेरा और धर दबोचा। एसआई, अच्छा तो ये हरकत तुम दोनों कमीनों का है। उस ड्राइवर ने जब कंप्लेंट दर्ज की तब अपने स्टेशन में पुराने चोरों का लिस्ट निकाल कर देखा मैंने। जब गांव के दुकानदारों को तुम्हारा फोटो दिखाया तो उन्होंने तुम दोनों को पहचाना। उन्होंने स्वीकार किया कि तुम दोनों ने उन्हें फोन बेचा है। वो सारा माल पुलिस स्टेशन में पड़ा है, चलो थाने, कहकर दोनों को खूब मारा। फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर दिया। तिम्मापुर कहकर एक गांव में शुभम कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। जिंदगी चलाने के लिए वो एक पकौड़ी का ठेले चलाता था। उसको बीवी और बच्चे थे। वक्त गुजारने से उसके ठेले के अगल बगल में और भी बहुत ऐसे ठेले आने के वजह से उनका व्यापार थोड़ा कम हो गया था। पहले जैसा कमाई नहीं मिल रहा था। उससे परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं रहकर बहुत परेशान झेलने लगा। पत्नी, सुनो जी, इस महीने का राशन खत्म हो गया है। पहले पूछा तो बाद में लाऊंगा बोले, तुरंत जाकर राशन नहीं लाए तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब घर का ओनर भी किराया के लिए 2 बार आया तो उसे भी कल दूंगी कह के भेज दिया। बोली। तब उसका बेटा, स्कूल में फीस कब भरेंगे कहकर पूछ रहे हैं। ड्यू डेट होकर 4 दिन हो गए हैं। अब उनसे क्या कहना है। कहा। तब उसकी बेटी, क्लास में खड़ा करके फीस के बारे में पूछते हैं तो बाकी के बच्चे हंस रहे थे पापा। टीचर ने आपको एक बार आकर ऑफिस में बात करने के लिए कहा है। तब शुभम को क्या करना है पता नहीं चला। तुरंत एक सेठ के पास जाकर उसका सोने का अंगूठी को बेचकर पैसे लिया। तब शुभम, हे भगवान, जो भी सोना था वो सब कुछ बेच दिया। आखिर में मेरा अंगूठा को भी बेच दिया। अब बेचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो पकौड़ी व्यापार से मिले पैसों से इस परिवार को चलाना मुझसे नहीं होगा। मुझे तुमको ही बचाना होगा प्रभु, कहकर प्रणाम किया। शुभम उन पैसों को उसका पत्नी को दिया। तब उसकी पत्नी, मछली खाकर बहुत दिन हुए हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं, बाजार जाकर मछली लेकर आओ जी। बोली। तब शुभम, बाजार में तो दाम ज्यादा रहता है। मैं नदी के पास जाकर उधर मछुआरों के पास खरीदता हूँ, उनके पास थोड़ा कम दाम में मिलता है, कहकर शुभम नदी के पास जाकर देखा तो उसको उधर कोई भी मछुआरे नहीं दिखाई दिए। लेकिन नदी में एक आदमी ट्यूब लगाकर बेहोश होकर पानी में तैरते हुए नजर आया। तुरंत शुभम पानी में उतरकर उस बेहोश हुआ आदमी के नाक के पास
सांस चेक करके अरे ये तो जिंदा है, तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, कहकर उस आदमी को अस्पताल लेकर ज्वाइन किया। उधर का डॉक्टर उनका इलाज करके उसका जान बचाया। बाद में वो आदमी आंखें खोलकर डॉक्टर को प्रणाम करके मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर कहा। तब डॉक्टर, आपका जान को बचाने वाला मैं नहीं हूँ, आपको पानी में से निकालकर इधर तक लाकर आपका जान बचाने वाले आदमी ये है, नाम शुभम है, मैं तो खाली आपका इलाज किया है बस कहा। तब वो आदमी शुभम को प्रणाम करके बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी कहा। तब शुभम भी उनको प्रणाम किया। तब डॉक्टर, अब सुनिए, आपको अस्पताल में रहने का जरूरी नहीं है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तभी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे कहा। तब शुभम, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं सर, उधर आप ठीक होने के बाद जा सकते हैं कहा। तब वो आदमी ठीक है कहा। ऐसे उस आदमी को शुभम घर लेकर सबको परिचय किया। वो आदमी सबको प्रणाम करके, मेरा नाम है पांडे, मैं मुंबई का स्टार होटल में शेफ जैसे काम कर रहा हूँ। हमारा होटल का एक शिप भी है, उसे क्रूज कहते हैं। उसमें एक कंपनी वाले एक पार्टी कर रहे थे तो मेरा ड्यूटी उधर लग गया, लेकिन अचानक से हमारा क्रूज एक दुर्घटना में डूब गई। मैं पानी में गिरकर कितने दिन हुए हैं मुझे भी पता नहीं है। आंखें खोलकर देखा तो अस्पताल में हूँ। आपको फिर से धन्यवाद कहा। तब शुभम, पांडे जी, ये आपका ही घर समझिए, आप अच्छा खाना खाकर फिर से मजबूत बन जाइए, बाद में मुंबई जा सकते हैं कहा। ऐसे पांडे उनके घर में अच्छे से चिकन और मटन खाते हुए उनसे मजे से बात करते हुए कुछ दिन बिताए। एक दिन पांडे, शुभम जी, आपने मुझे तो अपने जैसे देखभाल किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इधर मैंने एक बात गौर किया है कि आपका पकौड़ी का व्यापार सही से नहीं चल रहा है कहकर आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन इस जमाने में भी आप पकौड़ी बेचेंगे कहे तो कैसे जी? आपको क्या बेचना है, कैसे तैयार करना है, मैं एक बताता हूँ, ये आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है कैंडी चिकन। आप जाके चिकन और ब्रेड लेके आइए, मैं सिखाता हूँ कहा। तब शुभम जाकर ब्रेड और चिकन लेकर आया। पांडे ग्राइंडर में चिकन, नमक, तीखा और मसाले डालकर अच्छे से ग्राइंड किया। बाद में ब्रेड को गोल गोल काटकर 2 ब्रेड के बीच उस चिकन को डालकर उनको एक पॉप्सिकल लगाकर उसे तेल में तलाया। ऐसे तलाए हुए उनको खाने के लिए सबको दिया। वो खाके सबका होश उड़ गए थे, क्यों कहे तो उतना स्वादिष्ट थे वो कैंडी चिकन। तब पांडे, शुभम जी, आप ऐसे ही बनाकर लोगों को बेचिए, अगर उनको पसंद नहीं आया है तो और एक आइटम बनाता हूँ, मैं अब चलता हूँ, प्रणाम कहकर चला गया। उस दिन से शुभम उसका ठेले पर कैंडी चिकन बेचना शुरू किया। लोग आकर उनको खाना शुरू किए। उनका स्वाद बहुत अच्छा लगने लगा सबको। उससे शुभम का कैंडी चिकन का व्यापार बढ़ने लगा, पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। ऐसे थोड़े ही दिनों में शुभम उनके सारे मुश्किलों को दूर करके बड़ा सा घर और कार खरीदकर परिवार वालों के साथ खुशी से जीने लगा। बस्तर नामक गांव में बिरजू और देवी नाम के एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। बिरजू बहुत धनवान था, उसके कई प्रकार के बिजनेस थे, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, शॉप जैसे बहुत से थे। बिरजू को जुड़वा लड़के थे, उनका नाम अमन और चमन था। देवी के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो पढ़ाई नहीं किए, पिताजी के बिजनेस पर ध्यान नहीं देते थे। बस वो लोग दोस्तों के साथ खाली पीली घूमकर अपना टाइम पास करते थे। इतना ही नहीं, वो लोग शराब पीते थे, ताश खेलते थे। उनका ये बर्ताव पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अपने बच्चों से, क्यों रे तुम लोग इतने लापरवाह होकर घूम रहे हो? दोस्तों के साथ मिलकर जो कर रहे हो ना, वो अच्छा है क्या? असल में ये लोग बिगड़ने का कारण तू ही है करके अपनी पत्नी को डांटता है। तो वो कहती है, 4 पीढ़ियां बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होगा, इतनी संपत्ति है हमारे पास, प्यार से पले बड़े मेरे बच्चे मेहनत क्यों करेंगे, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा कहकर उनकी साइड से बात करती थी। ये सुनकर सिर पकड़ लेता है बिरजू। एक दिन बिरजू बच्चों को बुलाकर, बच्चों, सूरत में मेरा एक दोस्त है अरविंद, उसे यह लेटर बहुत ज्यादा अर्जेंट और बड़ी गुप्तता से देना है। ये मैं तुम दोनों पर विश्वास करके दे रहा हूँ, इसे संभल कर ले जाकर उसे देना
उसके बाद तुम वहाँ घूम फिर कर वापिस आना करके लेटर उन्हें देता है। वो दोनों ठीक है कहते हैं। ऐसे वो दोनों सूरत पहुंचकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा घर था, उसके आगे ट्री रेस्टोरेंट रहता है। वहां पर अरविंद की पत्नी हर प्रकार का खाना बना रही थी। तो अरविंद और कुछ काम वाले पेड़ के अंदर बैठे कस्टमरों को खाना पहुंचा रहे थे। वहां काम करने वालों में 2 जुड़वा लड़कियां भी थी। दोनों लोग आकर अरविंद से मिलकर, अरविंद जी आप ही है ना, हम बिरजू के लड़के हैं, ये लेटर हमारे पिताजी ने आपको देने को कहा है, ऐसा कहते हैं। अरविंद वो लेटर लेकर पढ़कर, हाँ बेटा मैं ही हूँ अरविंद, और ये मेरी पत्नी और ये मेरी जुड़वा लड़कियां है, ऐसा कहता है। उन दोनों लड़कियों को देखकर अमन और चमन के मन में कुछ कुछ होने लगता है। ऐसे वो दोनों ट्री रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, अरविंद के यहाँ सोते हुए, वह गांव में घूमते हुए हफ्ता भर निकाल देते हैं। अरविंद की लड़कियों से नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन बिरजू के घर से एक काम वाला एक लेटर लाकर अमन को देता है। उसमें लिखा था, बेटा अमन और चमन 4 दिन पहले अपने यहाँ इनकम टैक्स वाले आकर अपनी पूरी जायदाद सीज कर दिए। हमको भी अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए डर के मारे मैं और तुम्हारी माँ कुछ महीनों के लिए गांव छोड़कर भाग रहे हैं। मेरा फोन भी वो ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया, ये लेटर भेज रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो उनको पता चले तो वो तुम लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए हमको फोन मत करना, फिर कब मिलेंगे पता नहीं। ये बात जानने के बाद अरविंद को बहुत दुख होता है और वो कहता है, देखो बेटा ऐसे खाली पीली बैठकर खाने वालों को पालने के लिए मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग अपना रास्ता देख लो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहता है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, शर्म से उनके सर झुक जाते हैं। अमन, अरविंद जी अभी के अभी हमें बाहर निकल जाओ बोले तो कैसे, अब आप ही हमें कुछ काम दिलवाओ, ऐसा कहता है। चमन, हमें यहाँ आपके अलावा दूसरा कोई नहीं पता है। अरविंद, तो ठीक है आप लोग मेरे ही रेस्टोरेंट में काम करो, खाना देकर महीने का इतना पगार दूंगा, ऐसा कहता है। दोनों भी लोग ठीक है कहते हैं। उस दिन से वो दोनों उस ट्री रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करते हैं। चमन खाना बनाता था तो अमन परोसता था। पहले से उन्हें काम करने की आदत नहीं होने से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। अमन, देखा चमन ये अरविंद कितना कमीना है, कितना भी काम किए तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तभी चमन, हाँ यार इसे दया माया कुछ भी नहीं है शायद, कहकर दुखी होता है। अमन, दुख मत हो रहे, पिताजी बताए वैसे काम के तकलीफी को सहन जो कर रहे हैं ना, इसका फल अपने को जरूर मिलेगा, पक्का अपने भी दिन अच्छे वापिस आएंगे, कहकर उसे दिलासा देता है। वो लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे, इसलिए अब उनका मन काम में लग गया। इससे धंधे में उतार चढ़ाव उनको समझ में आने लगा। अरविंद के लड़कियां भी इन्हें अच्छे से प्यार से देख रहे थे। वैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू और उसकी पत्नी वहां आते हैं। उनको पकड़कर अमन और चमन रोने लगते हैं। तभी बिरजू, बच्चा मुझे माफ कर दो, ये सब मैं और अरविंद मिलकर एक नाटक किए, हमारी जायदाद कहीं नहीं गई, तुम लोगों को जिम्मेदारियां समझ में आने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, तभी तुम समझदार हो गए हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बाड़े में उगी जड़ी बूटी का पौधा बीमारी के काम नहीं आता, वैसे ही पिताजी के बोले सो शब्द बच्चे को समझ में नहीं आती, बाहर वालों की बात ही उनके समझ में आती है, इसलिए अरविंद के पास भेजकर ये नाटक करवाया है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी घर चलता हूँ, ऐसा अरविंद से कहता है। तभी अरविंद, अपने बेटों के साथ अपनी बहुओं को भी लेकर जाओ, मेरी बेटियों को अच्छे समझदार पति मिल गए, खुश होकर कहता है। ऐसे उनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है।